के अंदर अगर आपको किसी भी चीज़ का नाम लिखना हो, किसी भी चीज़ मतलब किसी भी कार्बन का अगर आपको कोई स्ट्रक्चर दिया हो, उसका अगर आपको नाम लिखना हो, तो आप इस पैटर्न को फॉलो करें। इससे आपका काम थोड़ा आसान होगा। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसको आगे किसको पीछे रखें, जिनका 10th में उतना अच्छा नहीं होता ये चैप्टर, तो वो एक बार इसको देखें और मेरी एक्सप्लेनेशन को सुने। उसके बाद हम ये जो नाम इसका लिखा हुआ है, इस स्ट्रक्चर का नाम जो यहाँ लिखा हुआ है, इसको भी हम ब्रेक कर करके पढ़ेंगे ताकि हमें समझ आए कि इसका नाम ऐसा लिखा क्यों गया। ठीक है, अब बात करते हैं इस पैटर्न के बारे में। सबसे पहले जब भी आपको नाम लिखना हो, आप सबसे पहले इस चीज को देखा करें, जो कि होता है वर्ड रूट। वर्ड रूट का मतलब होता है कि आपको जो कंपाउंड दिया गया है, कार्बन का कंपाउंड दिया गया है, उसके अंदर कितने कार्बन एटम्स हैं। कार्बन एटम्स का पता कैसे चलेगा? मैंने आपको अभी अभी बताया कि एक कॉर्नर का मतलब होता है एक कार्बन। तो अगर आपको दिक्कत हो रही है सोचने में, मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर एक कॉर्नर है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक कार्बन। यहाँ पर एक कॉर्नर है, इसका मतलब एक कार्बन। यहाँ पे कॉर्नर एक कार्बन, यहाँ पे कॉर्नर एक कार्बन, यहाँ पे कॉर्नर एक कार्बन। मान लो यहाँ पर ओ नहीं लिखा होता, मानो यहाँ पर ओ नहीं लिखा होता, तो मैं तब भी यही मान के चलता कि यहाँ पर एक कार्बन लिखा हुआ है। अगर मान लो यहाँ पे डंडा खींच के जो सीएल लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे सीएल नहीं लिखा होता, ये गायब होता है यहाँ से, तो भी मैं मान के चलता यहाँ पर कार्बन। तो जहां पर भी कुछ ना दिया हो और एक आपको कॉर्नर दिखे या फिर एक पॉइंट दिखे, उसका मतलब एक कार्बन होता है। अगर मैं एक डॉट बना दूं, तो डॉट का मतलब होता है CH4। अब इसका मतलब CH4 कैसे है कि यहाँ पर डॉट है, मैंने कहा डॉट या कॉर्नर या फिर एक कोई भी एंड को आप समझेंगे कार्बन। और मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन हम ऑलरेडी मान के चलते हैं कि कार्बन ने कोवेलेंट बॉन्डिंग कर ली होगी, तो इसलिए हम ऑलरेडी मान के चल रहे हैं कि इसने 4 कोवेलेंट बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना लिए। तो ये डॉट जो है वो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में, जो ये स्ट्रक्चर का टाइप होता है, इसको हम कहते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड्स को लाइंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। जो ये बीच में लाइन है, ये बॉन्ड्स को दर्शाती है, जो कि यहाँ पर भी दर्शा ही रही थी। हमने जस्ट यहाँ पर पॉइंट से रिप्लेस कर दिया है इन कार्बन को, ताकि हम जल्दी काम कर पाए। अब बात करते हैं वर्ड रूट की। अब अगर मैं यहाँ पर देखूं कि यहाँ पर कितने कार्बन है, तो 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 कार्बन है, तो मेरा वर्ड रूट का काम खत्म हो गया। अब अगर मैं आगे चलूं, अब अगर आपने पहले यही देख लिया ना, तो आपका काफी सारा काम खत्म हो जाता है, क्योंकि अब आपको छोटी छोटी जो चीजें मैंने लेफ्ट राइट लिखी हुई इन्हीं को देखना होता है। अब बात करें आप कि आप चेक करें कि कहीं वहां पर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या ऐसा कुछ तो नहीं है। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को कैसे देखेंगे? जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप किस तरीके से देखते थे, अगर एक ही लाइन के ऊपर एक और लाइन लगी हुई है तो उसका मतलब है डबल बॉन्ड। यहाँ पर एक लाइन के ऊपर भी और नीचे भी एक एक लाइन लगी हुई है तो मतलब ट्रिपल बॉन्ड। वही सेम काम आपको यहाँ पे करना है। ये एक लाइन खींची हुई है, इसके ऊपर एक और लाइन है, तो मतलब ये डबल बॉन्ड को दर्शा रहा है। बस हमने कार्बन को डॉट से रिप्लेस किया, हाइड्रोजन को हम ऑलरेडी मान के चल रहे हैं कि लगे ही हुए हैं, उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी, उससे आपका टाइम ही बच रहा है। मैं आपको कहूंगा आप एग्जाम्स में इसको ज्यादा प्रेफर करें, ऑल्दो स्कूल्स में ज्यादा इसको प्रेफर किया जाता है। ये कार्बन स्केलेटन स्ट्रक्चर कहते हैं इसे, स्कूल्स में ज्यादा इसको प्रेफर करते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह में ये ज्यादा काम आएगा आपके, क्योंकि वहां पर क्वेश्चंस को इसके फॉर्म में ज्यादा दिया जाता है। प्लस ये स्कूल में भी इसकी मान्यता है, तो आप बोर्ड एग्जाम में इसका इस्तेमाल करें, आपका समय ही बचेगा। तो अगर आप देखेंगे, इसको हम कहते हैं प्राइमरी सफिक्स। जब हम डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को ढूंढ ले, जैसे मुझे मिल गया कि मेरे पास एक डबल बॉन्ड यहाँ पड़ा हुआ है, अगर मेरे पूरे स्ट्रक्चर में एक भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता, तब मैं अपने प्राइमरी सफिक्स को एन मानता। एन मतलब एल्केन, मतलब एक भी डबल बॉन्ड एक भी ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। अगर मैंने देखा कि यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है, तब मैं मान के चलूंगा कि मेरा जो प्राइमरी सफिक्स है वो ईन है। ठीक है, ईन है मेरा प्राइमरी सफिक्स, तो यहाँ पर मैं उस हिसाब से लिखूंगा। अगर मेरे को दिखता है यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है तो मैं आइन लगा देता, यही बात है। अब हम थोड़ा पीछे आएंगे और बात करेंगे प्राइमरी प्रीफिक्स के बारे में। ये चीज तो आपको ऑलरेडी ही दिख जाएगी, जैसे ही मैं आपको बताऊंगा। प्राइमरी प्रीफिक्स एक ऑप्शनल चीज होती है। ऑप्शनल तो वैसे ऑप्शनल वैसे बाकी सब कुछ भी नहीं होता इसमें से, बस जस्ट बात होती है। एक ये ऑप्शनल होता है, ये कभी कभी लगा होता है, कभी कभी नहीं लगा होता है। ये भी ऑप्शनल होता है, कभी कभी लगा होता है, कभी नहीं होता है। ये भी ऑप्शनल होता है। जो फिक्स रहते हैं ना, वो यही दोनों रहते हैं। ठीक है, ये 3 ऑप्शनल होते हैं, ये दोनों फिक्स रहते हैं हमारे पास। तो प्राइमरी प्रीफिक्स का मतलब है कि क्या हमारे स्ट्रक्चर में कोई रिंग बन रही है।
अगर रिंग बन रही है तब हम बस साइक्लो लिख दिया करेंगे, अगर रिंग नहीं बन रही है तो हम इसकी बात ही नहीं करेंगे। फिलहाल तो हमारे स्ट्रक्चर में रिंग लगी हुई है तो हम रिंग लगाएंगे, मतलब रिंग को रिप्रेजेंट करेंगे साइक्लो लिख के। तो आपको ध्यान रखना है प्राइमरी प्रीफिक्स का काम क्या है, बस ये बताना कि आपके स्ट्रक्चर में कोई रिंग बनी हुई है या नहीं। अब बात करेंगे सेकेंडरी प्रीफिक्स की। ये बहुत आसान है। अगर आपके स्ट्रक्चर में आपको कोई भी ऐसी चीज दिखती है जो आपकी मेन चेन में नहीं आ पा रही है, मेन चेन का मतलब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होता है, ये आपको पता ही होगा। मैं अगर उतना बेसिक से बढ़ाने बैठूंगा तो काफी टाइम लग जाएगा। आप कुछ समय के लिए 10 या 15 मिनट निकाल के अपने रूल्स को एक बार रीड कर सकते हैं। इससे मैं जस्ट आपकी नॉलेज को ब्रशअप करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज जो आपकी मेन चेन में ना आए, या फिर जैसे आपकी साइक्लिक चेन है, ये Cl आपके साइक्लिक चेन की मेन चेन में नहीं आ रहा है, ये इसकी बात हम बाद में करेंगे, ये आपके मेन चेन में नहीं आ रहा है, तो ये आपके लिए एक सब्स्टिट्यूएंट का काम कर रहा है। सब्स्टिट्यूएंट का मतलब कोई भी ऐसी चीज जो बच जाए। सब्स्टिट्यूएंट का मतलब कुछ भी जो बच जाए, ऐसे सोचा करो। जब भी आपको सब्स्टिट्यूएंट शब्द सुनने को मिले ऐसा सोचो कि कुछ बच गया है, जो बच गया है उसको सबसे पहले लिखा जाता है और उसके आगे एक नंबर लगाया जाता है, और वो नंबर कैसे डिसाइड होगा वो भी बताता हूँ। उसकी बात बाद में करेंगे नंबर की। अब बात करते हैं इसकी। ये एक्चुअली वो चीज है जो कि कार्बन हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स में काम करती है। मतलब अगर ये होगा तो डेरिवेटिव्स बनेंगे। मतलब ये रिप्रेजेंट करता है फंक्शनल ग्रुप्स को, जैसे एल्डिहाइड, जैसे कीटोन्स, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे एसिड एनहाइड्राइड, जैसे एसिड हैलाइड, जैसे ईस्टर, जैसे ईथर। ये सारे के सारे जो ईथर ऑल्दो एक क्या सब्स्टिट्यूएंट की तरह ही ट्रीट होता है, लेकिन फिर भी जो भी फंक्शनल ग्रुप्स हैं जिनको ज्यादा मान्यता दी जाती है उनको लास्ट में लिखा जाता है। क्या ये सारे फंक्शनल ग्रुप नहीं है? ब्रोमो, आयोडो, क्लोरो, ये भी फंक्शनल ग्रुप्स कहलाए जाते हैं, लेकिन जस्ट इनको पहले लिखा जाता है, ये बात है। बाकी इनकी बात करें तो मैंने आपको नाम तो बता ही दिए, मैं आगे बात करता हूँ। यहाँ पर ये जो लगा हुआ है, अगर आपको कीटोन ग्रुप पहचानना हो तो आप ये देखें कि जो कार्बन पे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ लगा है उसके दोनों तरफ ऐसा तो नहीं है कि चेन ही खत्म हो रही है। अगर ऐसा है कि एक तरफ चेन खत्म हो रही है तब वो एल्डिहाइड है, तब कीटोन नहीं है। अगर दोनों तरफ चेन बंद है, यहाँ भी कार्बन यहाँ भी कार्बन, तो मतलब ये कीटोन है। अब मैंने आपको सारी चीजें बता दी। अब मैं आपको इस नेम के थ्रू ही बताता हूँ कि आपको नंबरिंग कैसे करनी होती है। यहाँ पर ऑल्दो मैंने काफी लिख दिया लेकिन फिर भी आपको समझ आ ही जाएगा। तो जब भी आप नंबरिंग करते हैं तब आप एक प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से नंबरिंग कर रहे होते हैं। आपका प्रायोरिटी ऑर्डर होता कैसा है? आपका प्रायोरिटी ऑर्डर होता है फंक्शनल ग्रुप, फिर होता है आपका क्या कहते हैं, आपका क्या कहते हैं, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। उसके बाद आपका आ जाता है सब्स्टिट्यूएंट। इन्हीं सब चीजों के हिसाब से आपको नंबरिंग करनी होती है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास यहाँ पर एक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो हम यहीं से नंबरिंग स्टार्ट कर देते हैं भाई। 1 2 3। अच्छा सॉरी, यहाँ पर मैंने गलती की, वो गलती आप भी कर सकते हैं, तो इसको ध्यान से देखना। यहाँ पे मैंने गलती ये की कि जब मेरे को ये दिखा कि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है और मैं ये बात भूल गया कि यहाँ पर एक डबल बॉन्ड भी है, तो अगर आप पहला नंबर इसको दे ही रहे हैं तो आपको ये सोचना है कि मैं अपने सेकंड प्रायोरिटी को सबसे कम नंबर कैसे दूं। इसको तो आपने सबसे कम दे ही दिया, इसका तो खेल खत्म। अब बात आई इसकी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की। अब इसको भी आपको सबसे कम नंबर देना है जब इसका खेल खत्म हो जाए तो यहाँ से आप इसको सबसे कम क्या दोगे? या तो 2 दोगे, या तो 2 3 4 5 दे सकते हो। तो इससे बढ़िया है आप इसको 2 ही दे दो, ठीक है। उसके बाद आप इसको 3 दो। यहाँ पे एक और बात याद रखने वाली ये है कि जब भी आपके पास डबल बॉन्ड होता है तो आपको उसको कॉन्टिन्यूअस नंबर देने होते हैं। अगर इसको 2 दिया है तो इसको 3 देना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अगर इसको 2 दे दिया तो अगर गलती से यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे मैंने सर 2 दिया था, यहाँ पर मैं 5 आ रहा है, तो मतलब आपने कुछ गलती की है नोमेनक्लेचर में। अगर आपने यहाँ पर 2 दिया है तो यहाँ पर 3 देना ही पड़ेगा, उसके आगे आपके पास चॉइस नहीं है। तो 1 2 3 और ये मेरा Cl आ गया है 4 पे, तो मैं क्या लिखूंगा? 4 पोजीशन पे क्लोरो, हर एक क्या कहते हैं
सब्स्टिट्यूएंट एक फंक्शनल ग्रुप का एक नाम होता है, वो ऑर्डर आपकी एनसीईआरटी में भी प्रोवाइडेड है, आपने पिछले सालों में भी पढ़ा है। आपको मुश्किल से 10-15 मिनट लगेंगे, उसको साथ में लेके बैठिए, उसको रिवाइज कर लीजिए। ये मैं जस्ट आपको नॉइज को ब्रशअप करा। 4 क्लोरो, फिर आ जाओ। अब हम बात, हमने ये तो कर लिया, हमने सेकेंड प्रीफिक्स का काम कर लिया। अब हम बात करते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स की, जो कि है साइक्लो। क्या आपको स्ट्रक्चर में रिंग दिख रही है? बिल्कुल दिख रही है सर, तो फिर साइक्लो लिख दो। उसके बाद आता है वर्ड रूट। वर्ड रूट का मतलब होता था कितने नंबर ऑफ कार्बन है, तो 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते थे? पेंट से। पेंट का मतलब होता है 5। जब हम IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के हिसाब से चलते हैं, तो 5 कार्बन को हम पेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? या तो इन से, या तो एन से, या तो आइन से। लेकिन अगर हमारे पास कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप आता है जिसकी स्टार्टिंग में कोई वावेल है, तो हम यहाँ से इस ई को काट देते हैं। तो जैसे मेरे पास यहाँ पर एक फंक्शनल ग्रुप था कीटोन, तो मैंने जैसे देखा यहाँ पे ओन आ सकता है, मैंने यहाँ से ई को काट दिया, मैंने सिर्फ यहाँ पे ई एन लिखा, एक एक्स्ट्रा ई को मैंने हटा दिया, क्योंकि यहाँ पर स्टार्टिंग में ओ आ रहा है जो कि एक वावेल है। अब मैं यहाँ पर 2 लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे डबल बॉन्ड की सबसे मिनिमम पोजीशन को भी बताना है। एक नाम लिखने का मतलब ये होता है कि जब ही इसको कोई नाम को कोई पढ़े, तो वो जो स्ट्रक्चर बनाए उसके ऊपर जो एक्सपेरिमेंट्स करे, तो उसके एक्सपेरिमेंट्स में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। इसलिए हम यहाँ पर हर एक चीज़ का नंबर भी लिखते हैं। तो यहाँ पर 1, तो यहाँ पर मिनिमम पोजीशन 2 3 में से 2 होगी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 इन। और यहाँ पर हमने इसको क्योंकि 1 पोजीशन दी थी, तो 1 आपकी 1 को आपको यहाँ पे लिख ही देना चाहिए। वैसे 1 यहाँ पर आप ओन लिख दीजिए। कहीं कहीं बुक्स में इस 2 को आगे लिखते हैं और फिर पेंटीन लिख देते हैं, वो भी कई सारी बुक्स में लिखा हुआ है, लेकिन ये ज़्यादा सही है। और मैं आपको कहूँगा नंबर्स के साथ साथ ही लिखते चले। अगर 1 भी आ रहा है 1 भी लिखो आप, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि गलती में हम क्या कहते हैं, कई सारी चीज़ें गड़बड़ कर देते हैं, तो इससे बढ़िया है ये भी लिखते ही चलो। अब बाकी छोटी छोटी चीज़ें बची गई हैं 2। अगला है होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या होती है? होमोलोगस सीरीज कुछ नहीं होती, एक टेबल होता है कंपाउंड्स का जो कि CH2 ग्रुप के गैप पे प्लेस्ड होते हैं। जैसे एल्केन देखो, एल्केन। अच्छा, एक और बात, जो डबल बॉन्ड्स होती हैं, एल्केन, एल्केन और एल्काइन जो होती हैं, ये भी फंक्शनल ग्रुप्स ही होते हैं। फंक्शनल ग्रुप का होना मतलब जब आपके हाइड्रोकार्बन में ये लगेंगे तो उसकी प्रॉपर्टीज में कुछ चेंजेस कर देंगे। तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन भी चेंजेस ही करते हैं। कुछ भी आपके कंपाउंड में ऐसा लग जाए, जैसे क्लोरो ही लग जाए या फिर कोई मिथाइल इथाइल ग्रुप ही लग जाए, ये भी फंक्शनल ग्रुप्स का ही काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स हैं जिनको हमने सेकेंडरी प्रीफिक्स में तोड़ा हुआ है, और कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप के जिनको हमने सेकेंडरी सफिक्स में तोड़ा हुआ है। ये मैंने नहीं, IUPAC ने तोड़ा हुआ है, तो उनके ही हिसाब से हमें नेमिंग करनी है। तो होमोलोगस सीरीज जो होती है फंक्शनल ग्रुप की बनती है, और वो फंक्शनल ग्रुप की ऐसी सीरीज कि उसके सारे कंपाउंड CH2 ग्रुप के अंतर पे लगे हों। जैसे CH4 है, अब इसमें अगर CH2 ऐड करूंगा तो C2H6, यहाँ पे ऐड करूंगा तो C3H8 बन जाएगा, C2H6 में ऐड करूंगा तो। फॉर एल्काइंस अगर मैं देखूं तो C2H4 से C2H6, और वहां पे अगर मैं CH2 ऐड करता हूँ तो C4H8 हो जाता है। एल्काइंस के लिए देखूं तो C2H2 है, उसके आगे अगर मैं CH2 ऐड करता हूँ तो C3H4 है, उसके आगे अगर मैं फिर से CH2 ऐड करूँ तो C4H5 हो जाना, 6 होगा यहाँ पर, सॉरी C4H6 हो जाएगा यहाँ पर, सही लिखा है। तो ऐसे ही आप कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, इस सब के लिए खुद से ही लिख सकते हैं। जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स हैं आपकी प्रैक्टिस ही होगी। डिग्री ऑफ कार्बन, ये थोड़ा ज़रूरी है क्योंकि इसका काम आपको जगह जगह पड़ेगा। जब आप आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे तो भी आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो आप इसको ध्यान से देखें। डिग्री ऑफ कार्बन का मतलब बस ये होता है कि आपका कार्बन कितने और कार्बन से जुड़ा हुआ है, वो उस कार्बन की डिग्री होती है। ये कार्बन सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इस कार्बन की डिग्री 1 हुई, तो इसकी डिग्री क्या हुई? ये भी तो एक ही से ही जुड़ा हुआ है, तो इसकी भी डिग्री 1 ही हो जाएगी। ये यहाँ पर कार्बन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसकी डिग्री तो 1 ही है। ये वाला कार्बन एक से ही जुड़ा हुआ है, भले ही वो एक और से जुड़ा हुआ है, लेकिन एक से डायरेक्ट कांटेक्ट की बात है। डायरेक्टली कितनों से जुड़ा हुआ है? डायरेक्टली तो एक ही से जुड़ा है, तो इसकी डिग्री तो 1 है। ये देखो डायरेक्टली 2 से जुड़ा हुआ है, तो इसकी डिग्री 2 हो गई। फिर यहाँ पर देखो, ये डायरेक्टली तो एक से ही जुड़ा है, तो इसकी डिग्री 1। ये डायरेक्टली एक से जुड़ा है, इसकी डिग्री 1। इसकी ये डायरेक्टली एक से जुड़ा हुआ है, इसकी डिग्री 1।
और ये देखो डायरेक्टली 3 से जुड़ा हुआ है, तो इसकी डिग्री होगी 3। अब यहाँ पर आप देखोगे, ये देखो ये 1 से जुड़ा हुआ है, सिर्फ 1 डिग्री, 1 से जुड़ा हुआ है 1 डिग्री, 1 से जुड़ा हुआ है 1 डिग्री, 1 से जुड़ा हुआ है 1 डिग्री। और यहाँ पर आप बीच में देखेंगे तो ये कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन ही नहीं है, ये सारे के सारे कार्बन से ही जुड़ा हुआ है हर तरफ से, तो इसकी डिग्री होगी 4। आप इस चीज़ को इग्नोर मत करिएगा, एग्जाम्स के अंदर डायरेक्टली ही पूछ लिया जाता है आपको एक स्ट्रक्चर दे करके और एक पर्टिकुलर कार्बन पूछ करके कि PQRS कार्बन जो हमने लेवल किया है इसका डिग्री क्या है। तो ये इजी टॉपिक है और इससे कई बार डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इस बोर्ड पे जो भी मैंने पढ़ाया है वो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, आपके पेपर में ऐसा नहीं होगा कि DE सेक्शन में आएगा, लेकिन हाँ C और B सेक्शन में इससे काफ़ी सारी चीज़ें, क्योंकि ये बेसिक्स हैं, कभी कभार बेसिक्स को ही डायरेक्टली इससे पूछ लिया जाता है। प्लस बेसिक्स ज़रूरी भी है आपके आगे आने वाले चैप्टर के लिए। तो इस अभी के लिए मैंने आपके सारे बेसिक्स को एक बार रिवाइज करा दिया है। आप एक बार जहाँ तक मैंने पढ़ाया डिग्री तक और होमोलॉजी सीरीज तक, एक बार आप NCERT रीड करना। NCERT रीड करने से आपको ये सब और अच्छे से आ जाए। थैंक यू।